खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। माँ के पाकीज़ा रिश्तों को ठग लेते हैं अब तो बेटे। माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है। माँ जी, मैं कब से देख रहा हूँ आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं। इतनी ठंड है, कब तक बैठी रहेंगी आप यहाँ? मेरा बेटा अभी आ जाएगा। इसके लिए तो तुम्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा ना। हमारे एनजीओ में ना हमें अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में भेजते, ताकि वहां जाके हम लोग लोगों में जागृति पैदा कर सके, उन्हें गंगा सफाई से जुड़े फायदे समझा सके। अब मुझे भी अगर दूसरे शहर भेजा जाएगा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, शायद इसके लिए तुम्हारे पापा कभी तैयार नहीं होंगे। अब ये क्या बात है माँ, क्या लड़कियों ने का ये मतलब है? हाँ बड़ी माँ, आपको ना बड़े पापा को समझाना चाहिए। चलिए चलिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। ठीक है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अरे भाई केदारनाथ, घर में तो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। एक बात बताओ, आज की ये सुबह तुम्हें नई सुबह जैसी नहीं लग रही अपने हिसाब से? भाई साहब, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं, और आजकल तो दीवारों की आंखें भी होती हैं। अमरनाथ भाई साहब का फोन ना आने से घर में उदासी पसरी है, और मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी में ठहाके मार के हंसूं अपने हिसाब से। नहीं भाई साहब, अभी नहीं। अभी कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है। हम खुशी मनाएंगे, खुशी ही नहीं, जश्न मनाएंगे। अपने ऑफिस को बचाने का जश्न, अपनी मुसीबतों से बाहर आने का जश्न, लेकिन अभी नहीं। पहले कामयाबी की वो सूचना तो आ जाए। क्या बात करते हो केदारनाथ, सूचना तो कामयाबी की ही आएगी, और जो तुमने कालरा को जबान दी है उसी जबान पर उसको पैसे मिलेंगे उसके हिसाब से। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब, लेकिन फिलहाल हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। दिल की खुशी को दिल में दबाकर दुखी होने का नाटक करना चाहिए। वैसे भी मुस्कुराहटों पर नजर जल्दी लगती है। हाँ, ऐसा होता है जब लोगों की नजरें टिकी हैं और लोग वजह ढूंढ रहे हो मुस्कुराने की अपने हिसाब से। ढूंढ ही रहे हैं भाई साहब। हमारा ऑफिस नीलामी की कगार पर है, और अगर हम मुस्कुराएंगे तो लोग उस मुस्कुराने की वजह ढूंढेंगे। फिलहाल हमें खामोश रहकर अपने मकसद को पूरा करना है। मैं तो कहता हूं केदारनाथ के पीलीभीत वाली जमीन का सौदा कर डालो अपने हिसाब से, और अगर तुमसे नहीं होता तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूं अपने हिसाब से। ठीक है भाई साहब, हमने कालरा को टाइम दिया, उससे पहले शायद सब कुछ हो जाए, लेकिन वो खुशखबरी तो आ जाए जिसका मुझे और आपको इंतजार है। इंतजार है नहीं, इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। एक काम कीजिए भाई साहब, गुप्ता जी से कहिए कि अकाउंट्स लेकर मेरे कैबिन में आ जाए।
ये भी तो देखना है कि कालरा के साथ साथ और कितनी कंपनियों के पैसे चुकाने हैं। हाँ हाँ भेजता हूँ, तुम भी हिसाब किताब देख लो अपने हिसाब से। कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन पापा जी के देहांत के बाद ऐसा क्या हो गया कि हर काम बिगड़ता चला गया। सब कर्ज में डूबते चले गए। बार बार ऐसा लगता है अगर हमने सारे कर्म अच्छे किए थे तो फिर ये सजा क्यों? घर, ऑफिस, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। कहीं जा रहे हो वैभव? कहाँ जाऊंगा माँ? कहाँ जाऊंगा माँ? दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना था, लेकिन मना करना पड़ा। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे दोस्त किस तरह मजाक उड़ाएंगे मेरा, कि मैंने ही प्लान बनाया और मैंने ही मना कर दिया। अगर वो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते वैभव, तो तुम भी उनका विश्वास खो चुके हो। कितना कुछ सहना पड़ा है तुम्हारे लिए हमें। और जिस पिकनिक की तुम बात कर रहे हो, ये कोई पिकनिक है? याद है ना तुम्हें, पिछली बार पुलिस अरेस्ट कर ले गई थी तुम्हें। कितने शर्मिंदा हुए थे हम लोग। तो आज ये सब सुनाकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है माँ? अगर आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैभव, देखो बेटा, हमारा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। इकलौते बेटे हो तुम हमारे। इकलौता? इकलौता हो तो ऐसी कौन सी सहूलियत मिल गई मुझे? एक एक चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। जिंदगी मेरी है, लेकिन जीना मुझे पापा और आपके हिसाब से। और अगर मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ कर दिया तो सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। वैभव, बेटा समझने की कोशिश कर। नहीं माँ, प्लीज मुझे कुछ मत समझाइए, मुझे कुछ भी नहीं समझना है। वैभव, अब ना मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दर्द का रिश्ता होता है। भावना, आ गया बेटा। मेरा मुझे यहाँ कौन लाया? मेरा बेटा कहाँ है? माँ जी, आप वहां हर की पौड़ी पे पूरी रात कड़ाके की ठंड में पड़ी रही। ठंड के मारे बेहोश हो गई थी आप, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। लेकिन मेरा बेटा क्यों नहीं आया? कहीं इनका बेटा उस ट्रक हादसे का शिकार तो नहीं हो गया? भगवान न करे ऐसा हुआ हो। माँ जी, हम लोग भी यही सोच रहे हैं माँ जी, आखिर आपका बेटा आया क्यों नहीं? माँ जी, आप मुझे अपने बेटे का मोबाइल नंबर दो, मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। 9 8 जी 1 4 4 5 4 के 5। बेटा मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ क्यों ले आए? वहाँ मेरा बेटा आएगा, मुझे ना पाकर कितना परेशान होगा, कहाँ ढूंढेगा मुझे। आप चिंता मत करो माता जी, मैंने वहां सबको बता दिया कि आप यहाँ मेरे घर पे हैं। आप बस लेट जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं चाहिए, आराम कीजिए आप।
आप आराम करो। हाँ क्या बात है जी? भावना, कल रात में इन्हीं की चर्चा कर रहा था। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि माताजी इतनी ठंड में पूरी रात कैसे रह पाएंगी। कैसी बात कर रहे हैं? यानी कि आपको पहले से आभास हो गया था कि उनका बेटा नहीं लौटेगा और माताजी को अकेले पूरी रात ठंड में रहना पड़ेगा? अब ये तो गंगा मैया ही जाने कि मुझे इस बात का आभास क्यों हुआ। इसलिए तो मैं माताजी को अपनी शॉल देने के लिए गया था, उन्होंने मना कर दिया। और चलो गंगा मैया की कृपा से इतनी ठंड में भी उनकी जान तो बच गई। लेकिन माताजी तो इस बात से परेशान है कि आखिर उनका बेटा लौटा क्यों नहीं, आखिर कहाँ रह गया वो? कल दिन में तो मैंने इनके बेटे को इनके साथ देखा था। मुझे लगता है कि उसके वापस न आने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। इतनी ठंड में उनका बेटा यदि नहीं लौटा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जी? क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि इतनी ठंड में उनके माताजी की क्या हालत होगी? उसे अच्छी तरह इस बात का एहसास रहा होगा भावना। जब मैं आज तक अपनी स्वर्गवासी मां को नहीं भूल पाया तो कोई अपनी जीती जागती मां को भला कैसे भूल सकता? लेकिन अगर बेटा आने के लायक ही नहीं रहा तो? मैं समझी नहीं, आने के लायक ना रहा हो मतलब? अब ना मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ भावना, मुझे पूरा शक है कि कल इनके बेटे के साथ कोई हादसा हुआ है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक ट्रक एक्सीडेंट में 2 यात्री मारे गए हैं और उनमें से एक यात्री की उम्र बल्कि माताजी के बेटे की उम्र जितनी है। मुझे लगता है कि जब वो कल ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए गया था तो वहां से लौटते वक्त उसके साथ यह हादसा हो गया। इसलिए वो अपनी मां को लेने के लिए आ नहीं पाया। तुम माताजी को इस बात के बारे में बिल्कुल मत बताना। मैं घाट पर जा रहा हूं, वहां जाकर विस्तार से पता करने की कोशिश करता हूं। ठीक। अरे सुनो भावना। हाँ जी। तुम जरा उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं जाते जाते डॉक्टर पांडे को बोल जाऊंगा, वो आकर माताजी को देख लेंगे। जी ठीक है। तुम्हारी कंपनी को नीलाम होने से बचा दिया अपने हिसाब से। दर्द का रिश्ता होता है। मालिक, माताजी को होश आया क्या? हाँ। अरे शामू, उन्हें कोई देखने या पूछने तो नहीं आया अपनी दुकान पे? नहीं मालिक, यहाँ तो कोई नहीं आया। इतनी बुजुर्ग महिला है, उन्हें तो कोई फोन नंबर भी याद नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। जी हाँ, फोन का इंतजार तो हम सब कर रहे थे। हाँ हाँ, सब लोग काफी परेशान हो गए थे और न जाने क्या क्या सोच रहे थे। जी हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो हो जाएगा। अरे क्यों होगा, जाओ। और हाँ, बाकी भाई सबको अंदर दो। जी सर, भेज रहा हूं। जी कहिए। मैं सब समझ गया। ओके ओके।
क्या हुआ केदारनाथ, कुछ खबर आई क्या? खबर आ चुकी है भाई साहब। अब मुझे लगता है कि अपना ऑफिस, अपना घर, अपना मान सम्मान सब कुछ वापस आ जाएगा। ये हुई ना बात अपने हिसाब से। ये खबर बहुत बहुत मुबारक हो अपने हिसाब से। आपको भी मुबारक हो भाई साहब। देखिए ना, मजबूरी में कैसे कैसे फैसले लेने पड़ते हैं। नहीं नहीं केदारनाथ, इस फैसले पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए रिश्तों की तिलांजलि देनी पड़ती है। और रिश्तों का क्या है, उम्र खत्म, रिश्ते खत्म। अब समझो इस रिश्ते की उम्र यहीं तक थी अपने हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, तुम तो खामखा ही परेशान हो रहे थे जोखिम उठाने के लिए। अरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अपने हिसाब से। जोखिम तो हम उठा चुके हैं भाई साहब, लेकिन आपको खुद पर काबू रखना होगा। बाके लाल को तुमने इतना नासमझ समझा है? ना ना, इसी बाके लाल ने तुम्हारी कंपनी की समस्या को चुटकी बजा के सुलझा दिया। तुम्हारी कंपनी को नीलाम होने से बचा दिया अपने हिसाब से। अरे नहीं भाई साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि हम अपनी तरफ से घर में किसी को ये खबर नहीं दें। मैं भी तो यही कहता हूं कि हम अपनी जबान क्यों खोलें। अरे जब खबर को आना होगा आ जाएगी अपने हिसाब से। वैसे कुछ दिन तो मातम में गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरेगी। अब अगर तुम कहो तो पीली भीत वाली जमीन का सौदा कर लूं। ठीक है भाई साहब, आप बात चला कर देखिए। तुम सर चाय। वैसे मुंह मीठा तो करना चाहिए। अब चाय से ही मुंह मीठा कर लेता हूं। सर मिठाई लाऊं क्या? ना ना, मिठाई को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू अपना मुंह मीठा जरूर कर लेना। पूछ क्यों? क्यों सर? क्योंकि तेरी नौकरी बच गई। अब निकल ले अपने हिसाब से। जी सर। देखा भाई साहब, आपकी इन्हीं बातों से मुझे डर लगता है। कहते कहते कुछ भी कह जाते हैं आप। अब ये बताइए क्या जरूरत थी उसको ये बोलने की कि उसकी नौकरी बच गई? अरे तो कौन सा झूठ बोला है? अरे कंपनी बच गई तो उसकी नौकरी भी बच गई अपने हिसाब से। नहीं समझेंगे। जब से हम लोग आपके यहाँ इस घर में रहने आए, तब से इस घर का सुख दुख हमारा है। तो सच कहूं दीदी, इस घर का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। हाँ, थोड़े दुख जरूर हैं, पर बुजुर्गों के आशीर्वाद से किसी तरह दिन कट रहे हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 3 साल से ठीक होने के बजाय सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। हमें भी तो बंटी का पिंडदान कराना था, इकलौता बेटा था हमारा। दर्द का रिश्ता होता है। अब देखते हैं, भाई साहब पिंडदान करने गए हैं, शायद इसी से कुछ ठीक हो जाए। ये भी अपने ही कर्म है सरस्वती। बच्चों का भी माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज होता है। देख लेना, इनके लौटने के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। भाई साहब जब माताजी को लेकर हरिद्वार जा रहे थे दीदी, तो हम दोनों ने भी सोचा था कि हम लोग भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। हमें भी तो बंटी का पिंडदान कराना था, इकलौता बेटा था हमारा। छीन लिया भगवान ने उसे हमसे। हम भी उस बात को लेकर बहुत दुखी हैं नैना, पर होने को कौन टाल सकता है। जीने का सहारा था हमारा दीदी वो। अब
अब तो जिंदगी का कोई मकसद, कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे बच्चे भी तो तुम्हारे ही है ना। वो बात तो ठीक है दीदी, पर दिल से ये दुख उतरता ही नहीं। आप सही कह रहे हैं दीदी, बेटे का दुख एक माँ ही समझ सकती है। दीदी, पूर्णिमा कुछ बोलकर गई है क्या? कब तक आएगी? आ जाएगी सरस्वती। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिन ब दिन उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। घर में कदम तो टिकते नहीं है उसके। अगर अभी वो घर पर होती तो घर के काम में तो हाथ तो बटाती ना। माँ, माँ। बेटा चंदन, तुम लोग दिल्ली गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? पापा, वो इंटरव्यू की तारीख पोस्टपोन हो गई, इसलिए वापस आना पड़ा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तेरे बाबूजी ना एक माताजी को घर पे ले आए। उन्हें ना ही अपने घर वालों का मोबाइल नंबर याद है और ना ही घर का पता। माताजी? कौन सी माताजी पापा? मैं बताता हूँ बेटा। कल सुबह जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था तो घाट पर लोगों की भीड़ थी। पापा, अगर आपका शक सही है कि इनके बेटे की हादसे में मौत हो चुकी है, लेकिन तो भी इन्हें ढूंढने कोई तो आता। हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं उस हादसे की खबर उनके घर वालों तक पहुंची भी है या नहीं। इसलिए मैंने माताजी से बहुत बार पूछा कि अपने घर वालों का कोई नंबर बता दे, पर उन्हें तो कोई नंबर ही याद नहीं है। इतना तो तय है पापा, घर वालों को जैसे ही हादसे की खबर मिलेगी वो इन्हें ढूंढने की कोशिश तो जरूर करेंगे। दादी माँ सो गई पापा? नहीं बेटा, अभी तक जागी हुई है। वैसे भी नई जगह पर नींद कहाँ आती है, और उनके दिमाग में तो यही सवाल बार बार गूंज रहा होगा कि उनका बेटा उन्हें लेने के लिए वापस क्यों नहीं आया। मैं तो ये कहने आया था गुप्ता जी आपसे कि फिलहाल स्टाफ को 4 दिन की छुट्टी देकर ऑफिस बंद कर दीजिए। तो बात तो देखते हैं।